टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों क्रिप्को के लिए 120 क्वेश्चन केमिकल इंजीनियरिंग का। और इसमें दोस्तों बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेम टू सेम रिपीटेड हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्रिप्को के लिए। जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से इसी जो है एक तरह से इसे ही पैटर्न मानते हुए ऐसे ही बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करके तैयारी कर सकते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बीन इंसर्टेड एज अ पोल्यूशन इन द एयर एक्ट इन। नॉइज़ पोल्यूशन का जो एक्ट सबसे पहले जो है बना हुआ है वो कब बना था? तो नॉइज़ पोल्यूशन का 1987 में दोस्तों। और ये जो है उसके रिस्पेक्ट में बना था जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984। तो वह घटना न हो इसको देखते हुए उन्होंने फिर से जो है इसको 1987 में इम्प्लीमेंट किया था। उससे पहले था लेकिन उतना जो कार्य में नहीं था, एक्टिव उतना नहीं था। नेक्स्ट है द वाटर जो प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है वो किस वर्ष आया था? तो 1974 में आ गया था। नेक्स्ट है कह रहा है व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन एटमोसफेयर। कह रहा है कि एटमोसफेयर में प्रचुर मात्रा में जो है कौन सी ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है। तो ये कई बार हर को मतलब पेपर में, ये मैक्सिमम पेपर में आया हुआ है, सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो है करेक्ट आंसर जो है वाटर वेपर है। लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस को मार देते हैं, लेकिन जो है वाटर वेपर जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो है वाटर वेपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस ग्लोबल CFC प्रोडक्शन बाई हाफ। CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो कह रहा है कि किस जो पहले जो था AC में जो AC हो गया, कंप्रेसर हो गया, कोई भी कंप्रेसर होगा, चिलिंग सिस्टम, तो उसमें जो है CFC जो है एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन उससे क्या है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से जो है बढ़ने का वो पाया गया कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग CO2 से भी ज़्यादा यहीं कर रही है। तो उसको क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। रिड्यूस करके जो है R22 या बहुत ऐसी जो है जो गैस ऐसी लाई गई, रेफ्रिजरेशन जो गैस जो इसके जगह पे रिप्लेस कर दी इसको, CFC को। तो ये जो है किसके अंतर्गत हुआ था? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन दे रखा है कि NO2 प्लस O2 गिव अस जो है 2NO, फिर जो है 2NO प्लस O2 गिव अस जो है 2NO2, फिर 2NO2 जो है टूट रहा है NO प्लस O में, फिर O प्लस O जो है रिएक्शन करके O3 बना रहा है। तो इसमें कह रहा है कि द एबव रिएक्शन डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेस दैट फॉर्म। यानी कि इसमें से जो ऊपर की जितनी भी रिएक्शन है उसमें जो केमिकल कौन सी रिएक्शन फॉर्म हो रही है। तो इसमें दोस्तों एक तो फोटोकेमिकल स्मोक भी है जो स्टेप 2 में बन रहा है, और स्टेप 4 में O3 यानी कि ओजोन बन रहा है ना। तो इसमें दोनों A और C दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ जून जो है किस लिए मनाया जाता है? तो ये जो है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एज ए मनाया जाता है। नेक्स्ट है Which of the following type of electricity generation produce the least amount of greenhouse gas emission from cradle to grave? Cradle to grave एक तरह से इसका मतलब ये है कि इसमें जो है, इनमें जो है ऑप्शन जो 4 दिए हैं इसमें बोल रहा है कि इसमें किस विधि द्वारा जब हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं तो उसमें बहुत कम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है शुरुआत से लेके अंत तक। यानी कि मैंने एज ए प्रोसेस से लेके डिस्पोजल तक जो है आपका जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन सबसे कम किस में होता है? तो न्यूक्लियर में दोस्तों न्यूक्लियर बहुत एक तरह से डेंजरस है, लेकिन उससे रेडिएशन निकलता है, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस पोल्यूशन में। लेकिन ग्रीन हाउस गैस जो है एक तरह से उससे नहीं निकलता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं वो नहीं निकलती हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम डू ट्री रूट सर्व अ इम्पोर्टेंट हेवन फॉर बायोडाइवर्सिटी। यानी कि इसमें जो है
बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा जो है योगदान इकोसिस्टम में कौन सा पेड़ या कौन से पेड़ के द्वारा मिलता है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन जो होते हैं, सदाबहार जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो उनसे जो है इकोसिस्टम में बहुत ही हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है मैथ का, क्या है कि द टोटल सैलरी ऑफ ABC इज 444 रुपीज़ है। If they spend 80%, 85% and 75% of their salary respectively, then their saving are 7:6:9। और उसके बाद कर रहे हैं द सैलरी ऑफ बी की सैलरी क्या है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले हम मान लेंगे, सबसे पहले यही मानेंगे कि माना कि उनकी सेविंग जो है, सेविंग का जो रेशियो है 7x है, 7x, 6x और 9x, ये सबसे पहले लिख देंगे, है ना। उसके बाद लिखेंगे कि इन तीनों का सम जो है वो कितना है, तो ABC की सैलरी का सम जो है 444 रुपीज़ है, और उनकी जो है एक तरह से सेविंग जो है 7x रेशियो 6x रेशियो 9x है, ठीक है। अब ए के लिए चलेंगे, माना कि ए के पास जो है 100% सेविंग है ना। कह रहा है कि इसमें लेट द सैलरी ऑफ ए बी 100%, यानी कि माना कि जो है ए की जो सैलरी जो है वो 100% है, ये मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तब ए की सेविंग कितनी है, तो ए की सेविंग हमारा पहले ही बता रखा है कि जो है ए की सेविंग आपकी जो है कितनी है, 80% है। तो 100 हमने माना था 100, और उसमें से 80% घटा देंगे तो ये बचेगा 20%। जबकि एक्चुअल में 20 कितना उसकी सेविंग है ए की, तो 7 है, तो 20% बराबर 7x कर देंगे, और देखेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि 20x जो 20% का 7x कितना होता है। तो जो 20% है उसका 7 जो है एक तरह से 20 का 7 कैसे आएगा दोस्तों, तो 20 का जो 7वां भाग है वो 35% है ना। तो 20% बराबर हम 35x लिख ही सकते हैं, है कि नहीं, एज ए, क्योंकि हमें जो है आंसर लाना है। इसी तरह जो है लेट द सैलरी ऑफ बी इज़ 100%, माना कि जो है बी की भी सैलरी 100% है, तो उसकी सेविंग कितनी है दोस्तों, तो उसकी सेविंग यहाँ पे देखें तो 85% है। तो 100 माइनस 85% करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15% आ जाएगा। तो 15%, और उसकी एक्चुअल सेविंग कितनी है, 6x है। तो 15 का 6 यानी कि 15 का 6 कितना परसेंट होता है, तो 40। तो 15% बराबर 40x लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं। फिर इसी तरह लेट द सैलरी ऑफ सी 100% है, तो सी की सेविंग कितनी है, यहाँ पे देखेंगे आप 75% है। तो जो है सी की जो है 100 माइनस 75 कर देंगे तो 25 आ जाएगा, और इसकी एक्चुअल सेविंग कितनी है, 9 है, तो 25 बराबर 9x हो जाएगा। और 25 का 9 कितना पार्ट होता है, तो 36% होता है, 25 का 36% 9 होता है, तो 25 बराबर 36x लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके जो है सैलरी की रेशियो को जोड़ लेंगे। पहले जो हमने माना था कि 7x 6x और 9x था, तो वो तो एक्चुअल में कन्वर्ट होके हमने निकाल दिया उसको किस में, 35x 40x और 36x में। और इनको जब जोड़ेंगे तो इनके इक्वल जो है 444 हो जाएगा, तो ये 111x मिलेंगी सारी वैल्यू। तो 111x बराबर 444x बराबर जो है 4 आ जाएगा। और सैलरी पूछा है बी की, जो है एक तरह से पूछा है क्या दोस्तों, इसमें पूछा है आपका, क्या पूछा है कि सैलरी ऑफ बी, तो बी की सैलरी हमने कितना माना था, तो बी की माना था 6x, तो 6 जो है 6x मांगा था, और 6x बराबर कितना आया था हमारा, जो है 40x आ गया था, तो 40 गुणे 4 कर देंगे यहाँ से। x की वैल्यू बस यहाँ पे रख लीजिए, तीनों की 40x, तो यानी 40 गुणे 4, x की वैल्यू 4 आई है, तो 160 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में 160 है, ठीक है। इसी तरह जो है ए सम ऑफ मनी इन्वेस्ट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट 650 रुपये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 676 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, द सम ऑफ मनी इज। इसमें क्या कह रहा है, इसमें अमाउंट पूछ रहा है कि वो अमाउंट कितना था जिस पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में पहले साल
जो है 650 रुपये प्राप्त किया और दूसरे साल जो है 676 रुपये प्राप्त किया। तो ये ऑप्शन बेस है दोस्तों, ऑप्शन से ही इसको आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। ऑप्शन में सारे पैसे हैं, तो इसी में से ऑप्शन पहले ए को लेके जो है 1 साल के लिए निकालिए। अगर वो आ जा रहा है आपका 676 कंपाउंड रेशियो उसका निकल के आ जा रहा है तो सही है, उसी से ही आपका चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 660। तो बहुत ईजी है दोस्तों, इसमें हाइट ऑफ सिलेंडर पूछा है, रेडियस दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया भी दे रखा है। तो हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2πr और ब्रैकेट में स्मॉल r प्लस h। तो इसमें जो है टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखा है 660 इक्वल टू दो गुणे पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और r की वैल्यू दे ही रखा है रेडियस में 5। उसके बाद जो फिर स्मॉल r प्लस h यानी कि 5 प्लस h को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो बस 5 प्लस h जो है उधर रहने दीजिए, बाकी सारी वैल्यू इधर और जो है राइट साइड ला देंगे तो उधर गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएंगी। तो कुल मिला के जो है 5 प्लस h इक्वल टू 21 हो जाएगा और h इक्वल टू जो है 21 माइनस 5 यानी कि h की वैल्यू जो है 16 आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, है ना, बहुत ईजी है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत टफ नहीं आता है, लेकिन 16 ऐसे ही करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है in a test paper there are total 10 question in how many different way can you choose 6 क्वेश्चन टू आंसर। कह रहा है कि जो है 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको जो है 6 क्वेश्चन जो है एक तरह से चुनना है। तो कितने तरीके हैं इसको चुनने के लिए? तो दोस्तों ये जो है एक तरह से आपकी पॉसिबिलिटी का है, प्रायिकता वाला जो क्वेश्चन है। तो इसमें जो है 10C6 हो जाएगा, 10 में से कितना चूज करना है, 6 लाना है ना, तो 10C6 हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला आपका होता है NCR बराबर होता है N./R डॉट जो है उसके बाद जो है N-R, ये वाला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ठीक वही है 10 और उसके अलावा R1 यानी कि वही R1 कह रहा हूँ, R डॉट जो है उसकी वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी और जो है N-R यानी कि जो है एन की वैल्यू 10 है और माइनस आर की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आर आ जाएगा, है ना। फिर इसको आप जानते हो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 और 6 एप्सिलॉन का जो भी सिंबल है। ठीक है, इसी तरह नीचे 6 रहेगा और उसको 6 4 5 4 3 2 ऐसे लिख सकते थे, लेकिन हमने 6 पे ही होल्ड कर दिया। अपान जो है 6 जो है और डॉट गुणे जो है फिर जो है 4 के लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, बस काटते जाइए 210 इसका निकल के आ जाएगा, यानी कि 210 टाइम हम जो है 210 तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही दोस्तों ए बॉक्स कंटेन 5 डिफेक्टिव एंड 15 नॉन डिफेक्टिव बल्ब। 2 bulb are chosen at a random. Find the probability that both of bulbs are non-defective। तो इसको मैंने जो है F शो करा दिया फॉल्ट से और T शो करा दिया ट्रू, यानी कि फॉल्ट यानी कि जो डिफेक्टिव है, T यानी कि जो करेक्ट है, नॉन डिफेक्टिव है ना। तो 15 में से आपको क्या कर रहा है, इस कितना निकालने के लिए कर रहा है कि जो है 2 बल्ब को, तो 15C2 हो जाएगा और इसमें कह रहा है कि 20C2 और 20 में से निकाल रहा है 15 और 5, यानी कि जो अगर दोनों को इंक्लूड कर दे तो 20 में से 2 कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह फिर यही है 15 गुणे 14 और 13 पे इसको होल्ड रखिए। ठीक है, और फिर वही वैल्यू है जो है R और जो है N-R, तो जो है N-R करेंगे तो 15 माइनस 2 करेंगे तो 13 का हो जाएगा और जो है 2 वैसे ही रहेगा, तो 13 से 13 इधर काट दो, 2 से जो है काट दो जो है 14 को, तो 7 आ जाएगा, है ना। तो ऊपर वाला तो सॉल्व हो गया, नीचे का भी वैसे ही सॉल्व करना है आपका जो है 20 गुणे 19 गुणे 18 पे रोक लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमारा जो है N-R करेंगे तो ये 18 आ जाएगा और R की वैल्यू 2 रखना ही है, तो इसको काटापिटी करेंगे तो जो है ये वैल्यू जो है
190 आ जाएगी। तो ऊपर क्या है दोस्तों 105 आएगा, 15 7 105 और नीचे जो है 190। ठीक है, इसको और छोटा करेंगे तो 21/38 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए है ना दोस्तों, बहुत ईजी है, प्रायिकता के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज रेनफॉल ऑफ मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी इज 6 सेंटीमीटर and in the month of March to June 5 centimeter and July to October 10 centimeter and month of November and December जो है 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है द एवरेज रेनफॉल ऑफ द होल ईयर इज। तो देखिए दोस्तों बहुत ईजी है, ये आपका एवरेज का है। तो इसको क्या करेंगे, जनवरी से फरवरी में कितने महीने होते हैं, जनवरी 1 फरवरी 2, यानी कि 2 गुणे रेनफॉल कितना रहा 6 सेंटीमीटर, 2 गुणे 6 कर देंगे यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा कह रहा है कि मार्च और जून, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हो गए, तो 4 गुणे कितना एवरेज रहा 5 सेंटीमीटर, तो 4 गुणे 5 यानी कि 20 हो जाएगा। फिर कह रहा है जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी कि 4 महीने हो गए, तो 4 गुणे कितना सेंटीमीटर रेनफॉल रहा, तो 10 रहा, तो यानी कि 4 गुणे 10 यानी कि 40। फिर नवंबर से दिसंबर, नवंबर 1 दिसंबर 2 और कितना रेनफॉल रहा 6 सेंटीमीटर, 2 गुणे 6 यानी कि 6 गुना 12 हो जाएगा। तो कितने महीने का हो गया टोटल, तो 2 4 4 2 यानी कि 12 महीने में, और कितने जो है रेनफॉल रही कितने सेंटीमीटर में, यानी कि नंबर्स निकल गया 12 और रेनफॉल निकल गया, सबको ऐड करेंगे तो पदों का योग कितना हो गया 84। तो औसत बराबर वही होता है दोस्तों, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पदों का योग 84 आ गया और पदों की संख्या 12 आ गई, 12 नंबर ऑफ मंथ हो गए और संख्या जो है रेनफॉल उसकी होगी पदों का योग में। तो 84 में जब 12 का भाग देंगे तो 7 आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें करें द एवरेज एज ऑफ ऑल 100 employee in office is 29 year, where 2/5 employee are ladies and their average age of men to women is 5:7। the average age of female employee मतलब फीमेल एम्प्लॉय की एवरेज एज पूछ रहा है। तो इसमें भी माना अनुपात जो है मेल टू फीमेल क्या है 5x और कामा 5x/7x है। ठीक है, इसको डायरेक्ट मान लीजिए। अब टोटल एज ऑफ एम्प्लॉय, टोटल एज ऑफ एम्प्लॉय की कितनी हो जाएगी, 100 एम्प्लॉय हैं और 29 दिया है, तो 100 गुणे 29 हो जाएगा, तो यानी कि 2900 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब प्रश्नानुसार इसने कहा है कि 100 में जो है 2/5 क्या है एम्प्लॉय लेडीज हैं, तो 100 का 2/5 करेंगे तो यानी कि 40 निकल के आएगा, यानी कि 40 जो है लेडीज हैं। तो 40 इजकल टू कितना रेशियो माना था हमने 7x, वुमेन का कितना है दोस्तों 7 है, तो 40 को जो है 7x दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 40 का गुणे 7 से करेंगे तो ये सीधे एक तरह से 280x इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, है ना। अब क्या है, क्योंकि पदों का योग बटा पदों की संख्या औसत बराबर ये 7x बराबर 200 जो है 40 गुणे 7 करेंगे तो 4 7 28 280x हो जाएगा। अब निकालेंगे बाकी जो बच्चा 40 तो जो है वुमेन हो गई, बाकी 60 क्या रहेंगे मेन रहेंगे, तो 60 मेन इक्वल कितने हैं रेशियो माना गया था 5x के, तो यानी कि 60 गुणे 5 करेंगे तो 300x हो जाएगा। अब दोनों की जो पदों दोनों की संख्या देखेंगे तो 280 + 300x बराबर यानी कि 580x हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही जो है पदों का योग बराबर हमारा पदों की संख्या होती है, औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो टोटल 2900 थी और दोनों को जोड़े हम तो 580 निकल के आया था। तो जो है 2900/580 करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 5। अब इसमें पूछा है कि एवरेज एज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, तो हमने माना था 7x, यहाँ पे एवरेज का 7x माना था, तो 7 गुणे x की वैल्यू 5 आ गई, तो 7×5 = 35 आ जाएगा, 35 साल एवरेज एज है ना। थोड़ा इसमें शॉर्ट में मैं लिखा हूँ लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है द नरेंद्र मोदी स्टेडियम वाज प्रीवियस
नोन एज, यानी कि जो है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, तो वो मोटेरा स्टेडियम आता है। अगर इसके अलावा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, मोटेरा स्टेडियम ना आए, तो कुछ कुछ पेपरों में ऐसा भी आया था, तो उसमें भी टिक मारा जा सकता है, लेकिन वो सही नहीं है। एक्चुअल में सरदार वल्लभ भाई पटेल तो है ही नाम, बस स्टेडियम के नाम को जो मोटेरा स्टेडियम है उसी को जो है चेंज किया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में कितने परसेंट पाई जाती है, तो 0.03% पाई जाती है। When India got independence day, the Prime Minister of England was, करे कि जब भारत जो है स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो है इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो जो है क्लेमेंट आर एटली थे। नेक्स्ट गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर, यानी कि जो गांधी जी का चंपारण मूवमेंट था वो किसके लिए था, तो उसमें दोस्तों इंडिगो जो वर्कर थे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने चंपारण आंदोलन शुरुआत की। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा शॉर्ट है, कह रहा है कि इंडिया लिबर्टेड गोवा फ्रॉम पुर्तगाल इज, कह रहा है कि भारतीयों ने जो है गोवा को पुर्तगाल से कब मुक्त कराया था, तो भारतीयों ने जो है गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था 1961 में, और वो पूरा अगर देखा जाए तो 19 दिसंबर 1961 में जो है भारतीयों ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। इसीलिए गोवा दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी कभी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग ओन द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर एक्टिंग, एक्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो है नेशनल फिल्म अवार्ड किसने जीते हैं, तो सब जो है शबाना आजमी ने जीते हैं। नेक्स्ट विच एमंग ऑफ फॉलोइंग इज द हाईएस्ट हिंदू टेम्पल इन अ वर्ल्ड, यानी हाईएस्ट कह रहा हूँ लार्जेस्ट, वर्ल्ड में सबसे जो है लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कहाँ पे है, तो वो दोस्तों अंकोर वाट यानी कंबोडिया में है। नेक्स्ट जो सुनामी है, सुनामी इज द रिजल्ट ऑफ, सुनामी जो है किस चीज़ का रिजल्ट है, तो सबमेरीन अर्थक्वेक, यानी कि पानी में जो अर्थक्वेक आता है उसी का रूप जो है सुनामी होती है। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव, यानी कि अर्थक्वेक वेव को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, तो वो है दोस्तों सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, यानी कि जो मकर रेखा जो है एक तरह से वो किससे पास होके नहीं जाती है, तो वो उड़ीसा से पास होकर नहीं जाती है, बाकी गुजरात, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल से होके जाती है। नेक्स्ट वाटर स्टोर इन अ डैम पासेसेस, यानी कि जो वाटर को हम डैम में जो है एक तरह से स्टोर रखे हैं, तो वो एक तरह से किस चीज़ से मतलब वो जो है वो होके गुजरेगा, तो उसमें जो है स्टोर वाटर जितना है दोस्तों वो उसके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो उसी से पोटेंशियल एनर्जी को ही हम जो है एक तरह से गिराएंगे ब्लेड पे, तो उसकी वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर क्या है, तो वो है दोस्तों सिल्वर, चांदी सबसे ज़्यादा। -40 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, तो ये -40 सेंटीग्रेड के इक्वल है। नेक्स्ट है ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर, देयर इज एट अ लिस्ट 1 मेंबर कपल इन अ फैमिली, कह रहा है कि अच्छा कोई फैमिली है उसमें जो है 6 मेंबर हैं और उसमें कम से कम जो है एक कपल जो है एक तरह से मैरिड है, तो कुल मिला के यही कह रहा है कि वेंकट इज नॉट द हस्बैंड ऑफ सविता, फिर कह रहा है चरण इज अ ब्रदर ऑफ ज्योति, ज्योति इज नॉट द वाइफ ऑफ रानी, शेखर इज अ ग्रैंड फादर ऑफ चरण, ज्योति इज सवितास डॉटर, सवितास हस्बैंड इज लिविंग विथ हर। तो कुल मिला के ये आपको पढ़ना है ध्यान से, फिर एक वो बनाना है डायग्राम बनाना है जिसमें ये शो कर सके कि इफ शेखर हैज़ his 2 children living with him, तो which of the following pair can be sibling, तो इसमें जो है एक तरह से क्या सही होगा, अगर शेखर जो है अपने 2 बच्चों को साथ रखता है तो उसमें जो है ऑप्शन नंबर आइदर ए या सी, ए या सी, ए यानी कि रवि
एंड वेक्ट्रम उसके जो बच्चे होंगे, या सी वेक्ट्रम और सविता, ये दोनों उसके बच्चे हो सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन दो नेक्स्ट में कह रहे हैं कि 7 विलेज, 7 गांव हैं, ABCDEFG है ना, और ये कैसे सिचुएटेड है उसको बता रहा है। ई की जो लोकेशन है वो 2 किलोमीटर है बी से। एफ की जो लोकेशन है वो जो है ए से जो है 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड में है। सी जो है ए से वेस्ट साइड में 1 किलोमीटर दूर है। डी जो है जी से जो है 2 किलोमीटर दक्षिण में है। जी जो है सी से 2 किलोमीटर पूर्व में है। डी है जो एग्जैक्टली बीच में किसके, बी और ई के। तो ए इज इन द मिडिल ऑफ, तो ए किन किन के बीच में है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इससे पता करेंगे ए इज द मिडिल ऑफ, ए जो है किन किन के बीच में है। तो जी और सी से जब आप डायग्राम बैठाओगे तो जी और सी के बीच में ए आएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि शुड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स ऑन द लाइन ऑफ द इंट्रोड्यूस इन भूटान। इसमें जो है वीक आर्गूमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट को आपको पहचानना है। तो आर्गूमेंट में पहला कह रहा है एस इट विल ग्रेटली हेल्प इंडिया टू बिकमिंग अ प्रोस्पर जो है प्रोस्परियर नेशन। दूसरा कह रहा है नो भूटान हैज़ नॉट गॉन एवरीवेयर इवन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग GHI ओवर द 4 decades एगो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आएगा, नाइदर वन और नॉर सेकेंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दोनों में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन द चेंज ऑफ फ्लडिंग चेंज कह रहा हूँ चांस ऑफ फ्लडिंग हैव इंक्रीज इन अ सिटी एक्स। कह रहा है कि जो ज़्यादा वनों को काटने की वजह से जो है बाढ़ में जो है बढ़ोतरी हुई है, जो फ्लडिंग हो रही है उसमें बढ़ोतरी आई है किसी एक्स सिटी में। दो स्टेटमेंट दो कह रहा है कि सिटी एक्स सफ़र फ्रॉम डिसरप्टेड वाटर फ्लो, यानी कि सिटी जो है एक्स जो सिटी है वो उसमें बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है ना। तो इसका जो है एक स्टेटमेंट और इसका क्या है, तो इसमें जो है बोथ 1 and 2 आर इफेक्टिव ऑफ कॉमन कॉज, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसका जो है दूसरे का सही तर्क है। नेक्स्ट है इसमें ABCDEFG जो भी है इसको सीक्वेंस में लाना है, तो इसको अगर सही से देखेंगे तो ये बन जाएगा ए डिक्शनरी इज़ अ बुक कंटेनिंग अल्फ़ाबेटिकल अरेंज वर्ड अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन, ये हो जाएगा ना। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे हैं कि जैसे जो है आर्टिस्ट का संबंध कैनवास से है वैसे दूसरा संबंध किससे है। तो कैनवास एक तरह से पीस ऑफ क्लॉथ होता है कपड़े का, जिस पे कोई भी जो है आर्टिस्ट जो है कोई चीज़ पेंटिंग करता है ना, या लिखता उखता है जो भी है। तो वैसे ही स्वर को मिलाता है कौन, जो है कंपोजर जो है वो भी इसी तरह सिम्फोनी यानी कि जो है स्वर को मिलाता है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें जो है टू होल्ड समवन्स रैसम, यानी कि जो है ये एक तरह से आइडम्स फेज वाला क्वेश्चन है। टू होल्ड समबॉडी टू रैंसम, यानी कि किसी को जो है ज़बरदस्ती जो है पकड़ के रखना। तो इसका मतलब होता है मतलब फिरौती मांगना। तो इसका मतलब यही हुआ टू कीप कैप्टिव द डिमांड कंसेशन, यानी कि किसी को रखना और उसकी फ्रीडम के बदले जो है कुछ डिमांड रखना, जिसे फिरौती कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि इसमें जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है उसको चूज कीजिए। तो इसमें दोस्तों ASSASSIN ये है करेक्ट वर्ड, जिसका मतलब हत्यारा होता है। असैसिन मतलब हत्यारा। नेक्स्ट है इसमें जो है कह रहा है कि आशा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 15 फ्रॉम द बॉटम इन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास, है ना। आशा जो है एक परीक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 15वें रैंक पे है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, चाहे ऊपर से नीचे कहे या लेफ्ट से राइट कहे कुछ भी, तो इसका फार्मूला होता है टोटल छात्र इक्वल टू हो जाते हैं L+R-1। तो अगर लेफ्ट और राइट होता है तो जैसे दाएं से इतना बाएं से इतना है, तो उसमें जो है L+R-1 कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर और नीचे दिया है यानी कि टॉप टू बॉटम, तो T इक्वल टू हो जाएगा
टी प्लस बी माइनस वन, यानी कि टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, तो 16 प्लस 15 माइनस वन यानी कि 31 माइनस वन, यानी कि टी इजकल टू 30 आ जाएगी, है ना। तो अगर ये जो है फार्मूला टी इजकल टू एल प्लस आर, यानी कि अगर पूछ दे कि राइट से और लेफ्ट से है तो ये फार्मूला लगेगा। और ये यहाँ पे ऊपर और नीचे दे दिया तो ये एल को आप बस कन्वर्ट कर दीजिए, जो है टी प्लस बी माइनस वन हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसका बहुत 1 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जैसे यूएसए का संबंध जो है कांग्रेस से है, वैसे ईरान का संबंध क्या है। तो यूएसए की जो लेजिस्लेशन जो असेंबलिंग है, असेंबली एक तरह से न्यायिक पालिका, तो वो कांग्रेस कहलाती है। तो वैसे ईरान की क्या है, तो वो मजलिस कहलाती है ना। नेक्स्ट है कह रहा है कि ये तो हो गया, कह रहा है कि ए सम ऑफ 21,000 इज डिवाइड एमंग ए बी सी सच दैट शेयर ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 2:3, बी एंड सी आर इन रेशियो 4:5। फिर कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ रिसीव बाई ए, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, ए बी सी की रेशियो कैसे है, कैसे आगे बढ़ रही है, 2 3 3 4 4 5 इस रेशियो में ये बढ़ रहे हैं। तो इनको डायरेक्ट लिख लीजिए, 2 3 3 4 4 5 है ऐसे पैरेलल में, ठीक है। फिर इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा। शॉर्ट में अगर ऐसा है तो ऐसे हम शॉर्ट में लगा देंगे। फिर हम देखेंगे कि ए शेयर रिसीव कितना, ए रिसीव कर रहा है 8 रिसीव कर रहा है, और टोटल कितने हो गए हैं, 8 + 12 + 15 बराबर हो जाएंगे 35। तो 8 35 में से 8वां भाग और जो है कितने रुपए में हम कर देंगे इसको डिवाइड, तो 21,000 से, तो 8/35 गुणे 2100 कर देंगे तो 4800 रुपये निकल के एक आ जाएगा, है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, जब ऐसे है तो ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। तो इनका जो है आपस में गुणा कर लीजिए, फिर टोटल देखेंगे 8 + 12 + 15 देखेंगे तो 35 आ जाएगा। तो ए का 35 में से कौन सा है, 8वां पार्ट है, और वो जो है टोटल मनी कितनी है 21,000। इसको सॉल्व करेंगे तो 4800 निकल के आ जाएगा। नहीं तो और दूसरी विधि निकालेंगे तो दोस्तों बहुत बड़ी हो जाएगी, शॉर्ट में यही है। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 स्क्वायर देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। बहुत ईजी है। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, तो 6a² होता है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 6, और इसके बराबर लिख सकते हैं हम 6a²। तो 6 से जो है उधर जो है एक तरह से 6 काट देंगे हम, तो स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू 1 ही होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर 2:3 एंड रेशियो ऑफ देयर हाइट 5:3। फिर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी। तो इसमें भी बहुत इजी है दोस्तों। रेशियो ऑफ वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपन वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। ये तो सिंपल है। फर्स्ट सिलेंडर के लिए क्या करेंगे, πr1² h1 अपन πr2² h2। ये तो बस फार्मूला है, इसी पे सारी वैल्यू रख दीजिए। उसको 2 माना है और उसका 5 माना है ना। इसमें रखने में कोई दिक्कत तो है नहीं। जो है रेडियस वाला जो है 2 और 3 का है, तो 2 और 3 आ गया, और इसका जो है हाइट का 5 और 3 का है, तो 5 और 3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 20/27 निकल के आएगा। नेक्स्ट है करेक्ट 2 नंबर आर इन अ रेशियो 3:5 इफ 9 बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच देन दे आर इन अ रेशियो ऑफ 12:13। द सेकेंड नंबर इज। कह रहा है कि माना जो नंबर 3x और 5x है, ठीक है। तो 3 में से 9 घटाने पे और 5 में से 9 घटाने पे कितना बन जा रहा है, 12/13 बन जा रहा है। तो बस वही प्रश्नानुसार लिख के तेरे गुणा करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी। आपने माना ही है यहाँ पे शुरुआत में 3x और 5x, तो दूसरी पूछ रहा है तो 11 × 5 आ जाएगा, यानी कि 55 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कह रहा है ए ट्विस्ट अ गुड ऑफ वर्कमैन एज अ बी and together they finish the work in 14 days. In how many days can it done by each
सेपरेटली, इसको थोड़ा हिंदी में देख लीजिए। कह रहे ए बी से अच्छा काम करने वाले में 2 गुना है और साथ में वे 14 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। प्रत्येक के द्वारा अलग अलग कितने दिन में काम किया जा सकता है ना, तो ये पूछा है सिंपली। तो लिख सकते हैं कि माना बी द्वारा किया गया कार्य एक्स है, तब ए द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा 2x है, क्योंकि ए जो है 2 गुना जो है कुशल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले में। दूसरे में क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर, जब दोनों एक साथ काम करें तो 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अकेले अगर ए करेगा तो कितने दिन में करेगा वो, वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन ए डे, जब 14 दिन में काम किए तो काम का हिस्सा ख़त्म कर दे 1 गुना। अब जो है दोनों एक दिन करेंगे तो 1/14 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि वर्क डन बाय ए इन अ डे प्लस वर्क डन बाय द बी, तो ए कितना करेगा x और b कितना करेगा 2x, दोनों बराबर जो है कितना हो जाएगा 1/14। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1/42 आ जाएगी, x की वैल्यू जो है 1/42 आ जाएगी। और हमने जो है x किसको माना था, b को, तो b कितने दिन में करेगा 42 दिन में। और जो है जो अब जो है b की निकल गई 42 दिन, अब a का निकालेंगे तो a जो है उसका जो है 2 गुना कर रहा था, तो 1/42 गुणे 2, तो जो है 2 से 42 काट दीजिए तो ये आधा हो जाएगा, 21 दिन हो जाएगा, है ना। तो ये 21 और 42 आ जाएगा। ये देख लीजिए, सॉल्व किया हूँ शॉर्ट में, समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक जो है, इसको पहले हिंदी वाले में देख लीजिए कि क्या क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, ये कथन है। फिर कह रहा है हाँ, यह भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि नहीं, कुल मिलाकर केवल मुट्ठी भर देशों में प्रमुख क्रिकेट टीमें हैं, जबकि ओलंपिक में दुनिया के अधिकांश देशों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा केवल तर्क जो है, दूसरा जो है मजबूत है। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट बहुत मुट्ठी भर देशों में खेला जाता है, लेकिन ओलंपिक में जो है आपके बहुत देश भाग लेते हैं ना, तो उसको देखा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब कि वही वो एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहा है एक तरह से, कि जो इससे एनर्जी क्या हो, निकलने के बजाय क्या हो, ली जाए, हीट ली जाए, है ना। तो जब ड्राई आइस का जो है सब्लिमेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा जो है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन करेंगे, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मिलाएंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसके अलावा जो है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर का कंडेंसेशन कराएंगे, तो जो है टेम्परेचर दे के उसमें जो है एक तरह से हीट जो है रिलीज करेंगे, तभी तो वो कंडेंस होगी, है ना। हीट रिमूव करेंगे, लेटेंट हीट रिमूव करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर टू क्विकलाइन, चूने में पानी को मिलाएंगे, वो भी बहुत तेज़ी से वो रिएक्शन करेगा, तो वहाँ भी रिएक्शन जो है एक तरह से एक्सोथर्मिक हो जाएगी। तो एंडोथर्मिक में बस सूखी बर्फ का जो है सब्लिमेशन करना है। नेक्स्ट है एलोइस। क्या है दोस्तों, तो एलोइस एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, कह रहे द फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्कोहल होमोजीनियस सीरीज। होमोलोजियस सीरीज में फिफ्थ नंबर एल्कोहल का क्या है, तो फिफ्थ को जो है पेंट कहते हैं, पेंटेनॉल है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इसमें जो है करेक्ट कन्वर्जन क्या है, तो 1 BTU बराबर 252 कैलोरी, ये जो है एक करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। अब थोड़ा तेज चलेंगे दोस्तों। कह रहा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड NaOH इज -57.46 किलो जूल अपन केजे, है ना, फिर पर मोल, है ना। फिर कह रहा है द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर विल बी, द हीट ऑफ जो आयोनाइजेशन अगर वाटर के कराएंगे तो उसमें जो हीट जो है कितनी मोल निकलेगी, तो 57.46 निकलेगी, है ना। नेक्स्ट है H2 जो है H2 सल्फ्यूरिक एसिड जो है 5% कंसनट्रेशन का है, तो उसका pH वैल्यू क्या होगा, तो वो 7 से कम ही होगा दोस्तों, है ना। 7 से कम है, कितने तक है उसको एक्यूरेट मेजर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट हम लिख सकते हैं 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर कंप्यूटिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को कंप्यूटिंग करने के लिए कौन सा जो है टर्म यूज नहीं कर सकते, तो हेस लॉ उसका नहीं यूज हो सकता है। नेक्स्ट है आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो आइडियल गैस हैं उनका वैल्यूम एक तरह से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, उनका जो है वैल्यूम जीरो हो जाता है। नेक्स्ट, if the pressure of an ideal gas container is closed vessel is increased by 0.4% due to 1 degree change in a temperature, the initial temperature must be, तो जो है 250 केल्विन हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी निकल के आएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डाल देता है ताकि कोई ना करे तो मेरिट अच्छी बन जाए, है ना, मतलब वो मेरिट ना बने उतनी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नियरेस्ट टू आइडियल गैस। किस गैस को जो है आइडियल गैस के नियरेस्ट माना गया है, तो वो है दोस्तों हीलियम। नेक्स्ट है ए वेसल हैज़ two component A and B containing H2 and O2 respectively, both at 1 atmospheric pressure. If the wall separating up two compartment is removed, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में द प्रेशर विल रिमेन अनचेंज, प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट है द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो जेड है वो गैस की, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो दोस्तों जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है वो रेशियो होती है किसका, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस टू द वॉल्यूम ऑफ प्रेडिकेट बाय आइडियल गैस लॉ। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम थ्योरेटिकल सक्शन लिफ्ट मीटर इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है तो उसको जो है मैक्सिमम थ्योरेटिकल सक्शन लिफ्ट कितना दिया गया है मीटर में, तो सक्शन उसका जो सक्शन लाइन जो है 10 मीटर तक रहे, ये थ्योरेटिकली कहा गया है मैक्सिमम सक्शन लाइन की एक तरह से बात है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी शेप द प्रेशर ड्रॉप इज लार्ज कंपेयर टू द फ्रिक्शन लॉ। तो किस शेप में जो है कह रहा है कि प्रेशर ड्रैग जो है ज़्यादा लगेगा फ्रिक्शन ड्रग के अपेक्षा, तो अगर टू डायमेंशन बॉडी है तो उस केस में लगेगा। नेक्स्ट है व्हेन द वाटर इज वार्म द हाइट टू विच कैन बी लिफ्ट बाय अ पम्प। कह रहा है कि व्हेन द वाटर इज वार्म, जब पानी गर्म है और उसको जो है ऊपर तक खींचना है, तो उस केस में जो है पंप से खींचना है तो उस समय हम क्या करेंगे, तो इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज वेपर प्रेशर। तो सॉरी इसका क्या कह रहा है कि व्हेन द वाटर इज वार्म द हाइट टू विच इज कैन बी लिफ्टेड बाय अ पंप, तो इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज वेपर प्रेशर। कुछ इसका समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या ये कहना चाह रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगे तो, लेकिन इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कह रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप डिज़ाइन फॉर हैंडलिंग वाटर विल है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका जो है हेड जो है लेस हेड है एंड कैपेसिटी यहाँ पे जो है हाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पंपिंग थिकर ऑयल का कह रहे हैं कि जब एक सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम जो है थिकर ऑयल ट्रांसफ़र करने के लिए जब हम ले जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में उसका हेड भी कम हो जाएगा और कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो है तेल जो है मोटे तेल यानी कि हाई विस्कस तेल के लिए जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप अलाउ नहीं है, उसके लिए जो है गियर पंप हो गया या जो है गियर पंप हो गए, जो भी रेसिप्रोकेटिंग पंप है गियर पंप वगैरह जो है वेन पंप वगैरह ये सब सूटेबल हैं। लेकिन आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को जो है मोटे तेल के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करेंगे तो उसका हेड भी कम होगा, कैपेसिटी भी कम ही होगी, है ना उसकी, उस केस में। नेक्स्ट है स्टोक इक्वेशन इज वैलिड इन अ रेनॉल्ड नंबर रेंज। स्टोक इक्वेशन का जो है एक तरह से किस केस में जो है एक तरह से वैलिड है, तो जब रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है 0.01 से 0.1 हो तभी हम स्टोक इक्वेशन को वैलिड मान सकते हैं। नेक्स्ट इन सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन अकर व्हेन प्रेशर ऑफ इम्पेलर आई या व्हेन बिकम क्या हो जाती है, तो लेस देन लिक्विड वेपर प्रेशर, लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाती है तभी जो है कैविटेशन अकर होता है पंप के आई पे, है ना। नेक्स्ट है बाल फॉर बाल मिल आर नेवर मेड ऑफ, यानी कि जो बाल होती हैं बाल मिल में वो
नेवर मेड अप, यानी कि उसे नहीं बनाया जा सकता किससे, तो लेड से, है ना, सीसा से। नेक्स्ट है द मेन साइज रिडक्शन ऑपरेशन इन अल्ट्राफाइन ग्राइंडर। अल्ट्राफाइन ग्राइंडर में जो है मेन साइज रिडक्शन ऑपरेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो है दोस्तों अल्ट्रेशन है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ निप। एंगल ऑफ निप आपने निकाला होगा जो है मॉस में MOSH में, है ना, तो उसकी जो वैल्यू है वो 32 डिग्री आती है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मैकेनिकल ऑपरेशन। इसमें मैकेनिकल ऑपरेशन क्या नहीं है, तो एजिटेशन है, फिल्ट्रेशन है, साइज रिडक्शन है, लेकिन ह्यूमिडिफिकेशन ये मास ट्रांसफर है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अल्ट्राफाइन ग्राइंडर। इसमें जो है अल्ट्राफाइन ग्राइंडर कौन सा नहीं है दोस्तों, रोल क्रशर। क्रशर से ही हमें लग रहा है कि ये क्रशर ही है जो ग्राइंडर का काम नहीं करेगा, तो ये दोस्तों टूथ रोल क्रशर, इस पर डायरेक्ट टिक लगा देंगे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनइम्पोर्टेंट इन अ फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में किसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फोर्स कन्वेक्शन में जो है ग्रॉस ऑफ नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ग्रॉस ऑफ नंबर जो है नेचुरल कन्वेक्शन में लिया जाता है। नेक्स्ट साइकोमेट्रिक डील विथ द प्रॉपर्टी ऑफ गैस वेपर मिक्सचर, ह्यूमिडिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय द मेजरमेंट ऑफ द, तो उस केस में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द फाइबर के केस में हम एक तरह से ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि ए डिफ्लेगमेटर ये क्या है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था तो उसमें भी इस क्वेश्चन को मैंने जो है बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक तरह से पार्शियल कंडेंसर है ना, नाम इसका अजीबोगरीब है, ये एक तरह से पार्शियल कंडेंसर है। नेक्स्ट है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कूलिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय वाटर इज अबाउट, तो ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू है 50 से 100 BTU पर हाउ फीट स्क्वायर फॉरनहाइट, है ना। नेक्स्ट है एज पर किर्चॉफ लॉ द रेशियो ऑफ टोटल रेडिएशन पावर टू द एब्जॉर्प्टिव ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन, तो ये जो है ओनली डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओनली इसी पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है द हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन फ्रॉम माइल्ड स्टील सरफेस इज टू बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द इमिसिविटी ऑफ द फर्नेस, द दिस कैन बी बेस्ट अचीव बाय, तो मैक्सिमम एक तरह से कह रहा है इमिसिविटी जो है कब आप अचीव करोगे रेडिएशन से, तो पेंटिंग द सरफेस वाइट, जब आप जो है वाइट पेंट से उसको करोगे जिसमें एल्युमिनियम पेंट हो, तो उसमें इमिसिविटी मैक्सिमम अचीव हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज A and the local coefficient at the end of the plate is HL, then the case of heat transfer from fluid flowing over the plate heated over the entire length, तो उस केस में जो है HA बराबर 2HL हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा इसमें जो है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन प्रोसेस हीट एक्सचेंजर सेचुरेटेड स्टीम इज प्रीफर ओवर द सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है, यानी कि सेचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में हीट एक्सचेंजर में हम ले जाके करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहे हैं द मैक्सिमम इमिसिव पावर ऑफ द सरफेस ऑफ अ टेम्परेचर T1 अकर एट द वेवलेंथ ऑफ 1, इफ द सरफेस टेम्परेचर इज हाफ द मैक्सिमम इमिसिव पावर वुड अकर एट द वेवलेंथ ऑफ 0.5, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो तीसरा होगा चौथा हुआ ये सारे के सारे क्या हैं सही है। रॉन्ग स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट इन नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर द कोरिलेशन पैरामीटर इज, तो नेचुरल कन्वेक्शन जब हम करते हैं तो उसमें ग्रॉस ऑफ नंबर लेते हैं, रेनॉल्ड नंबर लेते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन रिजल्ट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। और काइनेटिक एनर्जी उनमें होती है, वाइब्रेशन एनर्जी होती है, वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है। कंडक्शन हीट ट्रांसफर कैन नॉट टेक प्लेस, यानी कि जो कंडक्शन है उसका जो कंडक्शन है वो कहाँ पे नहीं होगा, तो इसमें जो है बिटवीन टू बॉडी नॉट इन फिजिकल कंटेक्ट, जब दो बॉडी को फिजिकल कंटेक्ट में नहीं रखोगे तो वहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा, लेकिन जब फिजिकल कंटेक्ट में रखोगे तो वहाँ कंडक्शन होगा।
और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी, सेम उस जैसे लोहे की छड़ है तो एक छड़ लोहे के एक हिस्से को गर्म करेंगे तो लास्ट हिस्से तक वो पहुँचेगा जो है टेम्परेचर, तो वो भी एक तरह से कंडक्शन के थ्रू ही पहुँचेगा। तो लेकिन अगर आप फिजिकली जो है बॉडी को कांटेक्ट नहीं करा रहे हो तो उस केस में आपका जो है कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यही पूछा है कि कंडक्शन के थ्रू इसमें हीट ट्रांसफ़र किस में नहीं होगा, किस केस में नहीं होगा। तो जब फिजिकल कांटेक्ट बॉडी की नहीं होगी तब तक नहीं होगा। नेक्स्ट है सॉल्यूशन विच डिस्टिल्ड विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, यानी कि जो है वह सॉल्यूशन का जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होती है तो उस केस को क्या कहते हैं, तो वो एजोट्रोपिक सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे आप ले लो कोई ऐसा कंपोनेंट, जैसे उसको तुरंत गर्म करोगे तो कंडेंसर में भी मिलेगा वही चीज़, उसका कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, तो ऐसे कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन को एजोट्रोपिक कहते हैं और ऐसे डिस्टिलेशन को एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन कहते हैं ना। नेक्स्ट इन डिस्टिलेशन में जो है ओवरहेड प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है, तो डिस्टिलेशन में जो है ओवरहेड प्रोडक्ट कंटेन एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने भी उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट रख जा सकते हैं। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन प्रेशर द रिलेटिव वोलालिटी ऑफ बाइनरी सिस्टम, तो ये क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो है बी है। नेक्स्ट है केमिजॉप्शन यानी कि केमिकल एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, तो ये एक तरह से इरिवर्सिबल फिनोमिना है। नेक्स्ट है स्टेफन्स लॉ डिस्क्राइब द मास ट्रांसफ़र बाय, तो जो स्टेफन लॉ है मास ट्रांसफ़र में तो वो जो है एक तरह से डिफ्यूज़न को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है लो विस्कोसिटी एब्जॉर्बेंट इज़ प्रेफर्ड फॉर रीजन ऑफ, यानी कि जो है एब्जॉर्बेंट के लिए हम मानते हैं कि जो एब्जॉर्बेंट होगा वो लो विस्कस होना चाहिए, हाई विस्कस का नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर वो लो विस्कस का होगा तो उसमें जो है लो प्रेशर ड्रॉप ऑन पंपिंग जब करेंगे तो प्रेशर ड्रॉप भी लो होगा, इम्प्रूव फ्लडिंग कैरेक्टरिस्ट, फ्लडिंग भी ज़्यादा नहीं होगी, रैपिड एब्जॉर्प्शन रेट एंड गुड हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कांस्टेंट रेट पीरियड ऑफ ड्राइंग ऑफ सॉलिड, तो सरफेस इवापोरेशन ऑफ जो है अनबाउंड मॉइस्चर क्या हो जाएगा, अकर होगा, यानी कि सरफेस इवापोरेशन होने लगेगा मॉइस्चर का। नेक्स्ट है इन डिस्टिलेशन वेयर क्यू इज डिफाइंड इज द मोल ऑफ लिक्विड फ्लो इन अ स्ट्रिपिंग सेक्शन एज पर मोल ऑफ फीड इंट्रोड्यूस, तो सेचूरेटेड फीड के ये बस घुमा रहा है, इसको डायरेक्ट पूछ देना चाहिए कि सेचूरेटेड लिक्विड के लिए जो है क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो सेचूरेटेड लिक्विड के लिए क्यू की वैल्यू 1 हो जाती है। नेक्स्ट रिबॉयलर को जो है एक तरह से हम एक थ्योरेटिकल प्लेट मानते हैं, कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों जब जो है द एजप्शन दैट वेपर एंड लिक्विड लीविंग द रिबॉयलर आर अ इक्वेरियम, क्योंकि वहाँ भी जो है जो लिक्विड आ रही है मतलब आउट हो रही है और वेपर जो है ऊपर आउट हो रही है, वो क्या होते हैं, दोनों इक्वेरियम में रहते हैं। यही वजह है कि रिबॉयलर को थ्योरेटिकल प्लेट में एक तरह से कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट है ये भी फालतू का जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका मतलब कुछ है नहीं, इसको सॉल्व करना है तो 2 इसका आंसर आएगा। मैंने सॉल्व किया था लेकिन मेरा नहीं कुछ काम, मतलब कैसे आएगा वो मुझे पता नहीं था। नेक्स्ट है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज द टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 30 to 70 डिग्री द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, तो 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, जो CRE का है। नेक्स्ट है फॉर हाई कन्वर्जन इन एक्जोथर्मिक सॉलिड कैटालिस्ट रिएक्शन यूज अ, तो हाई कन्वर्जन और वो भी जो है एक्जोथर्मिक रिएक्शन करानी है तो उसके लिए जो है फ्लोराइड बेड रिएक्टर फॉलोड बाय फिक्स बेड रिएक्टर करेंगे। CRE का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ना। फिर कह रहा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर्ड टू इक्वल साइज CSTR, तो उस केस में कन्वर्जन क्या होगा, तो मोर होगा, अधिक होगा, व्हेन दे आर कनेक्टिंग सीरीज, जब उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनका कन्वर्जन अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ,
तो उसमें जो है 1000 के ऑर्डर में होती है। नेक्स्ट है द सिंगल पैरामीटर मॉडल प्रपोज बाय द डिस्क्राइब नॉन आइडियल फ्लो। इसमें से जो सिंगल पैरामीटर क्या है ऐसा जो नॉन आइडियल फ्लो को एक तरह से डिस्क्राइब करता है, तो है टैंक इन सीरीज होना चाहिए और डिस्पर्जन यानी कि A&B वाला। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिस्ट एक्सप्लेन बाय, जो कैटालिस्ट की मैकेनिज्म कैसे होती है ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स थ्योरी में इसको जो है डिस्क्राइब किया गया था। नेक्स्ट है द फ्रैक्शनल वॉल्यूम चेंज ऑफ द सिस्टम फॉर द आइसोथर्मल गैस फेज रिएक्शन A to B A to 3B बिटवीन नो कन्वर्जन एंड कंप्लीट कन्वर्जन इज, तो ये 2 है, इसकी वैल्यू जो है 2 है। नेक्स्ट है विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर द इक्वेरियम कन्वर्जन ऑफ रिवर्सिबल इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको अगर टेम्परेचर दोगे तभी तो कन्वर्जन बढ़ेगा, लेकिन आप इंडोथर्मिक रिएक्शन के ऑलरेडी जो है टेम्परेचर घटा रहे हो तो उस केस में जो है एक तरह से इक्विलिब्रियम कन्वर्जन क्या होगा, वो क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर स्केल जिस पे जो है 0 डिग्री को आइस पॉइंट माना गया है और 80 डिग्री को स्टीम पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट माना गया है, तो वो कौन सी स्केल है, तो है दोस्तों रेमोर स्केल। रेमोर स्केल जो है 0 से 80 के बीच में होती है ना। सेल्सियस 0 से 100, फ़ारेनहाइट जो है 32 से जो है मतलब उसका जो है 32 होता है ना। नेक्स्ट है वेरी लो प्रेशर इज एक्सप्रेस इन माइक्रोन विच इज इक्वल टू, यानी कि जो है वेरी लो प्रेशर को हम 1 माइक्रोन में डिनोट करते हैं और जो है 1 माइक्रोन जो है किसके इक्वल होता है, तो 0.001 mm ऑफ Hg जो कि 0 डिग्री पे है उसके इक्वल होता है। नेक्स्ट है इसमें जो है ये भी दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन का है और फाइनली इसका भी मैंने जो है आंसर नहीं ला पाया था, तो लेकिन आंसर सीट में जो है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद द ट्रांसफर फंक्शन हैज़ द डंपिंग रेशियो कितनी होगी, 0.5 हो जाएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो 32 रेमोर जो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि 32 जो एक तरह से फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन पायरोमीटर। रेडिएशन पायरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है क्या है, तो ये दोस्तों स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे एक तरह से आधारित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर हैज़ अ मैक्सिमम ऑफसेट। मैक्सिमम ऑफसेट किस कंट्रोलर का है, तो पी कंट्रोलर का है। नेक्स्ट है अब मैग्नेटिक फ्लो मीटर क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों मैग्नेटिक फ्लो मीटर जो है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कैपेबल ऑफ मेजरिंग द फ्लो रेट ऑफ स्लरी एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये जो स्लरी और इलेक्ट्रोलाइट की जो है एक तरह से फ्लो मीटर मेजर करने के लिए कैपेबल है। या बेस्ड ऑन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो रेट एंड इंड्यूस वोल्टेज और जो है फ्लो रेट का इनका लीनियर जो है रिलेशन है, तो यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज इस पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सेल्स एक्सपेंस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल प्लांट। केमिकल प्लांट का जो है सेल्स एक्सपेंसन मतलब एक्सपेंसन जो होता है एक्सपेंस, तो उसमें क्या नहीं लिया जाता है, तो लीगल फी जो है लीगल जो फी लिया जाता है वो न्यूज़ में आता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस आर रफली, तो ये 10% लिया जाता है। नेक्स्ट है ये सब जो है इसका कोई मतलब है नहीं। यूटिलिटी इन अ केमिकल प्रोसेस प्लांट इंक्लूड कंप्रेस्ड एयर, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिक पावर, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, फ्यूल गैसेज। यूटिलिटी कॉस्ट फॉर ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस प्लांट रेंज रफली, तो ये 10 से 20% होता है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के 10% होता है यूटिलिटी कॉस्ट की वैल्यू, है ना, 10 से 20% है ना। नेक्स्ट है नॉमिनल एंड डिफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आर इक्वल व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, तो ये एनुअली। नेक्स्ट है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ केमिकल प्लांट डज नॉट इंक्लूड द, तो मार्केट सर्वे कॉस्ट का इसमें कोई इंक्लूजन नहीं होता है ना। ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक तरह से उससे पूछ लिया जाता है केमिकल इंजीनियरिंग में, है ना।
जो कॉस्ट वगैरह ये अब जाके है, पहले तो नहीं था। नेक्स्ट है पर्सनल वर्किंग इन अ मार्केट रिसर्च ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब ऑफ द प्रोडक्ट इवोल्यूशन। और इसके अलावा जो है आपका फ्रैक्शनल डिप्रेसिएशन ऑफ इक्विपमेंट इज मेजर ऑफ डिक्रीज इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इट्स तो ऑब्सोलेशन जो भी है। और इसमें जो है इसको वर्किंग कैपिटल कॉस्ट इजकल टू, इसमें क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट जो है कौन सा है, मतलब रॉन्ग जो है क्या है, तो वर्किंग कैपिटल इजकल टू करंट असेट प्लस करंट लाइबिलिटी नहीं है, ये जो है गलत है, बाकी सारे फार्मूला सही है ना। नेक्स्ट वेजिटेबल ऑयल एंड फैट्स बेसिकली डिफर इन देयर। तो वेजिटेबल ऑयल हुआ और फैट हुआ जो भी है, तो वो किस जो है फिजिकली स्टेट से वो डिफर है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल एक एज ए लिक्विड फेज में रहेगा और फैट यानी कि घी वगैरह वो एक सॉलिड फेज में रहेगा। तो फिजिकली सॉलिड और लिक्विड यानी कि फिजिकली स्टेट में ही उनको आप अलग कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें क्या रहा है, सेविंग सोप जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, सेविंग सोप जो होते हैं वो होते हैं पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड के, है ना, विथ फ्री स्टीयरिक एसिड टू गिव द लेदर आर लेसिन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इसमें क्या है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो दोस्तों फ्यूल सेल। इसमें क्या है दोस्तों, फ्यूल सेल। नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूस, यानी कि जो जब सुक्रोज का इन्वर्जन करते हैं, हम इन्वर्जन करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, तो उससे फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों प्रोड्यूस होता है, यानी कि बोथ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग, जब हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं तो उस केस में रॉ मटेरियल हम क्या क्या लेते हैं, तो उस केस में एनहाइड्रस अमोनिया लेते हैं, एयर लेते हैं और वाटर लेते हैं। नेक्स्ट है कैटालिस्ट अमोनिया सिंथेसिस रिएक्शन एज अ हैबर प्रोसेस, जब हैबर प्रोसेस से हम अमोनिया सिंथेसिस कराते हैं तो उस केस में जो है रिएक्शन किस का फॉर्म क्या होता है, तो उस समय रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द मोस्ट आइडियल फीड स्टॉक फॉर कोकिंग प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो आइडियल फीड स्टॉक क्या लेते हैं कोकिंग के लिए, जब पेट्रोलियम को का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें जो है जो वैक्यूम डिस्टिलेशन का जो रेसिड्यू होता है उसे ही हम लेते हैं, वैक्यूम रेसिड्यू लेते हैं ना। नेक्स्ट है कैटालिस्ट अमोनिया सिंथेसिस रिएक्शन एज अ हैबर प्रोसेस, तो ये तो हो गया, थोड़ा सा ये पेज फिर आ गया है, कोई नहीं। 89 कह रहा है कि मेथिल टर्बिटरी ब्यूटाइल लिथल ईथर जो है और ए हाई ऑक्टेन नंबर वो रखते हैं 115। गैसोलीन ब्लेंडिंग कंपाउंड इज प्रोड्यूस बाय द सिंपल इलेक्ट्रिक रिएक्शन ऑफ द आइसोब्यूटाइल विथ, तो वो किसके साथ रिएक्शन करती है, तो ये मेथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करती है, यानी कि MTBE जो बनती है उसमें जो है कुल मिला के ये पूछ रहा है कि उसमें गैसोलीन के साथ और क्या होता है, तो उसके साथ जो है मेथिल अल्कोहल होता है ना। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि जो नायलॉन 6 है, नायलॉन 6,10 है, वो एक तरह से सुपीरियर है किससे, नायलॉन 6 से, है ना, क्योंकि उसमें जो है लोअर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, तो वो एक तरह से क्या है, तो वो एक तरह से पॉलीएमाइड है। ये बस बेवकूफ़ बना रहा है, इसको डायरेक्ट कह देना चाहिए कि नायलॉन जो है नायलॉन 6,10 या नायलॉन 6 किसके जो है अंतर्गत आते हैं या उनको और क्या कहा जाता है, तो डायरेक्ट हम पॉलीएमाइड भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद डायरेक्ट पूछ रहा है कि वो क्या है, तो नायलॉन 6 जो एक तरह से पॉलीएमाइड के श्रेणी में आता है। तो 120 क्वेश्चन हैं इसमें आपके सारे कवर अप हैं दोस्तों, CRE, CT, FM और थर्मोडायनेमिक्स, मतलब टोटल जो है इसमें हैं। और ये जो है पेपर आप अच्छे से सॉल्व कीजिए और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।